सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको लेकर के आए हैं रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की दीवार के साथ लगता हुआ एक रेसलिंग का सेंटर है। देव कॉलोनी में गुरु मेहर सिंह अखाड़ा, गुरु मेहर सिंह कुश्ती एकेडमी। यहाँ से समय समय पर अनेक अच्छे पहलवान निकलते रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ, बहुत ही बड़ा योगदान इस सेंटर का देश की कुश्ती में रहा है और आज भी है। हमारे गुरुजी मेहर सिंह पहलवान जी ने 1989 में एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज ये एक वट वृक्ष बन चुका है। ना केवल हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, बल्कि उत्तरी भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक के पहलवान यहाँ आकर के आज पहलवानी कर रहे हैं। और लगभग 250-300 बच्चे, जिनमें सैकड़ों इंटरनेशनल नेशनल चैंपियन हैं, अनेक हिंद केसरी, भारत केसरी पहलवानी से अखाड़े से निकले। हमारे साथ भाई हिंदुस्तानी कुश्ती का, ग्रीको रोमन का, अगर मैं सुपरस्टार खिलाड़ी कहूँ, सुनील पहलवान, जो अभी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ही करीबी मुकाबले में इसको हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो ये वहाँ से मेडल ग्रीको रोमन में पक्का लेकर गया था। सुनील भाई, दर्शकों को राम राम करो और एक बार पूरी बात बताओ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जब वहाँ गए तो वहाँ किस प्रकार का मुकाबला था? और टर्की के पहलवान से एक से वो मुकाबला था, और वो बाद में वीडियो देखी गई, उसमें पहलवान ने आपको पैर को टच किया था, जो ग्रीको रोमन में फाउल है। तो भाई और पूरी बात बताओ दर्शकों को। नमस्कार जी, सबसे पहले सभी को। और जो तुर्की वाले के लिए मेरा मुकाबला था वो 1-1 से होया था ना। मैंने उसका ग्राउंड खाया, और जो लास्ट में 10 सेकंड रह गई थी उसका हाथ भी लग गया था। तो हाथ लगने के बाद फाउल हुआ ग्रीको में, तो लेकिन वो ना तो कोचों को दिखा ना और मेरे को दिखा, तो उससे मैं बहुत नुकसान होया, क्योंकि हार गया वो। फिर सेमीफाइनल में हार गया, वो ब्रॉन्ज मेडल लेगा तुर्की वाला। आज 30 तारीख तुर्की वाले पहलवान से सुनील का मुकाबला हुआ था। वो पहलवान 1-1 से सुनील को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, क्योंकि वो फाउल खेल रहा था उसने, अगर थर्ड एम्पायर को वो डिसीजन जाता तो वो इस सुनील के पक्ष में जाना था। लेकिन दुर्भाग्य था सुनील का, हिंदुस्तान का, कि वो थर्ड एम्पायर को हम रेफर नहीं कर पाए, हम अपील नहीं कर पाए। और बाद में वीडियो में देखने में आया कि सुनील उस मुकाबले में विजेता था, और वो पहलवान सेमीफाइनल में हार करके ब्रॉन्ज मेडल उसने रिपेच में लिया। क्योंकि फाइनल में जो पहलवान जाता है उसी से हारे हुए सभी पहलवान रिपेच में। तो सुनील का दुर्भाग्य था, देश का दुर्भाग्य था, रिपेच में नहीं आ पाया। और वही सुनील पहलवान विदेशों में जो कैंप लगते हैं उसमें भी हिंदुस्तान की टीम के एक बहुत जिम्मेवार, क्योंकि बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। मैं कोई दर्शकों यहाँ बड़ा बोल नहीं बोलूँगा। सुनील 87 किलोग्राम का वो पहलवान है जो देश को ग्रीको रोमन में, वैसे तो मैं आपको बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से ग्रीको रोमन में हिंदुस्तान का सत्र इतना अच्छा नहीं रहा। जो बड़े टूर्नामेंट, ओलंपिक, एशियन गेम, वहाँ केवल एशियन गेम में 2 मेडलों को छोड़ दे, 2010 में रविंद्र ढिल्ला, जो कि हरियाणा का खिलाड़ी, झज्जर जिले का, खरमान गांव का, उसका वहाँ कांस्य पदक आया था। और उससे पहले 1990 में एशियन गेम में पप्पू यादव का एक मेडल आया था। उसके अलावा ज़्यादा कुछ ग्रीको रोमन के पहलवानों के हाथ नहीं लगाए। 2023 में जो एशियन गेम होने हैं, सुनील भाई, आपका आत्मविश्वास क्या कहता है कि आप उसमें कितना अपने आप को दावेदार मानते हैं? मैं उसमें एक मेरे से ईरानी को तो मानता हूँ, ईरानी से मुकाबला होगा, नहीं तो और तो मैंने सारे रेसलर आए हुए हैं सारे कंट्रियों के। एक ईरान से मैं हारा हुआ हूँ, और तो मैं एशिया के सारे रेसलरों को हरा चुका हूँ। भाई एशियन गेम में जितने भी रेसलर पार्टिसिपेट करेंगे, वो जापान का, चाहे चाइना का, चाहे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो तगड़े देश है कुश्ती के, उन सबको ही हरा चुके हैं। ईरान वाले पहलवान से इसकी कुश्ती थोड़ी सी मतलब लगता है अभी कुछ उसका पलड़ा भारी, लेकिन वो चीज़ें अभी है। 1 साल का टाइम है, कुछ महीने का टाइम है। उसमें सुनील, आप पीछे जो वर्ल्ड चैंपियन से पहले किस देश में आप कैंप में गए थे? और आगे फेडरेशन की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से कोई अगले कैंप क्या कोई है? वो जो ईरानी पहलवान आप बता रहे हो थोड़ा सा 21 है, वो ग्राउंड में 21 है क्या? फ्री स्टाइल में 21 है, सॉरी ग्राउंड में या स्टैंडिंग में 21 है? बताओ एक बार पूरी बात बताओ। वो मेरे से ग्राउंड में तगड़ा है, क्योंकि मेरा ग्राउंड में बारंदाज लगा दिए हैं, तो इसलिए वो तगड़ा है। फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले रशिया में भी लगाया था एक बिना, उससे भी बहुत सुधार हुआ। और अभी मैं हंगरी के लिए सोच रहा हूँ, तो फेडरेशन से करी थी रिक्वेस्ट, बोल रहे हैं कि हो जाएगा तेरा कैंप का। देखो रसिया में जो कैंप लगा वहाँ इसके
कुश्ती में बहुत ज़्यादा सुधार आया। और जो ईरानी पहलवान से इसका जो ग्राउंड में वो 21 है, उसकी भरपाई के लिए हंगरी जाने की तैयारी कर रहा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मात्र 26-27 साल का ये नौजवान, इसके अंदर हर वो मादा है, क्योंकि अभी जो अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम का सिलेक्शन हुआ है। अंडर 23, आपकी उम्र कितनी सुनील भाई? 23 साल है। हाँ, 23 साल की उम्र है सुनील की। और आगे जो अंडर 23 में हिंदुस्तान की टीम का जो सिलेक्शन हुआ, इस अखाड़े से 3 बच्चे, एक सुनील, एक विकास और एक सतीश, परवेश 3 लड़कों का वहाँ सिलेक्शन हुआ है। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और इस अखाड़े से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना, ये दर्शाता है कि भाई इस अखाड़े में ग्रीको रोमन की हिंदुस्तानी कुश्ती करीम बैठी है। तो सुनील भाई, हंगरी के लिए फेडरेशन से कोई अप्रूवल आई अभी? हाँ, अभी वहाँ से तो इन्विटेशन आ गया है हंगरी से। और ये भाई यहाँ जो अंडर 23 की स्पेन टीम जानी है, उसमें थोड़ा बीजे में प्रॉब्लम है, नहीं तो काम हो गया और तो सभी। अच्छा, जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अंडर 23 में स्पेन टीम जानी है, हाँ, उसको कब जा रही हो टीम आपकी? 13 तारीख को, परसों जा रही है। परसों 13 तारीख को जो टीम हिंदुस्तान के लिए वहाँ खेलने जाएंगे, उस टीम में इस अखाड़े के 3 पहलवान हैं। मैं फिर बता दूं, परवेश, सुनील जो आपके साथ बैठे हैं, और एक सुनील पहलवान का गांव डबरपुर जिला सोनीपत का पहलवान है। परवेश का यहाँ हाजिर नहीं, परवेश का नाम गांव, और दूसरा विकास मांडोठी गांव जिला झज्जर का पहलवान है। परवेश का बताओ एक बार। बुसाना गांव है, सोनीपत में पड़ता है। अच्छा, 130 किलो में। अच्छा, 130 किलो में जो सुपर हेवी में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेगा। और विकास की कितने वजन में जाएगा? 72 किलो में। 72 किलो में विकास और 87 किलो में सुनील। ये 3 पहलवान एक सेंटर से अभी 13 तारीख को परसों वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो टीम जाएगी, उसमें ये टीम का हिस्सा होंगे। सुनील भाई, आप मैं कुश्ती में क्या सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आपका कौन आदर्श है? आखिरी सवाल मेरा आदर्श रमेश गुलिया, क्योंकि हमारे गुआंड का था, क्योंकि हम वहाँ कुश्ती देखते थे तो वहाँ रमेश गुलिया की हवा थी। तो उस हवा में फिर मेरे पापा बोले तुमने भी पहलवानी करनी है, और ऐसे रमेश गुलिया की डाल बनना है। अच्छा, आपका टारगेट क्या भाई, सपना क्या आपका? सपना अब अगले साल एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेने का, और फिर ओलंपिक है 2024 में। भाई 2023 में जो एशियन गेम होने हैं, उसमें गोल्ड मेडल देश की झोली में लेकर के सपना ये भाई आगे बढ़ रहा है। और जब रोल मॉडल की बात आई तो हिंदुस्तान के 74 किलोग्राम का वो पहलवान रमेश गुलिया, साथियों, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए ब्राउन्स मेडल जीत चुके रमेश गुलिया हिंदुस्तान का वो पहलवान है जो एक फर्राटेदार स्पीड की कुश्ती लड़ता था। और उसको देख करके, उसको अपना आदर्श मान करके कुश्ती के खेल में अपना भविष्य तलाश रहा है। वो पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत रमेश गुलिया आज हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद को शोभायमान कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात भाई सुनील ने बताई। हमारे साथ एक पहलवान और जो भी अभी नेशनल गेम संपन्न हुआ गुजरात के अंदर, उसमें सुनील का भी गोल्ड था, और इस अखाड़े के 5 मेडल आए हैं, उसमें 2 गोल्ड हैं। एक सतीश का गोल्ड 130 किलो में, 87 किलो में अपने सुनील रबरपुरिया का गोल्ड, और ये जो लड़का दूसरा बैठा है इसका भी सिल्वर मेडल है। अपना नाम, गांव और पूरा परिचय दो पहलवान। मेरा नाम विकास है और मैं गांव सिसाई का रहने वाला हूं, और मेरा नेशनल गेम में अब सिल्वर मेडल आया है। सिसाई वो गांव स्वर्गीय मास्टर चंदगीराम, पद्मश्री मास्टर चंदगीराम, हिसार जिले का, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव का पहलवान ये आपके साथ बैठे हैं। तो आप की अब तक की जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस रही? विदेश में भी आप गए होंगे? हाँ, मेरा सीनियर नेशनल में भी मेडल है, और जूनियर में भी मेरे एक बार गोल्ड है और एक बार सिल्वर मेडल है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटियों में भी मैं फर्स्ट हूँ, और कैडी नेशनल में भी मैं एक बार फर्स्ट हूँ, एक बार सेकंड हूँ, और अब नेशनल गेम में भी मेरा मेडल आया सिल्वर, और मैं एशिया चैम्पियनशिप में भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, और मैं जूनियर वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट हूँ। मेरा टारगेट है वो ये ओलंपिक में मेडल लेके आना, और अगले साल एशियन गेम में गोल्ड लेके आना। ये सुनील भाई ने हमें बताया कि हमारा टारगेट एशियन गेम में ही गोल्ड लेके आना है। देखो, सुनील भाई की तरह ये भी इनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर एक ही सेंटर पर अभ्यास करें। ग्रीको रोमन में हालांकि हिंदुस्तानी कुश्ती इतना बड़ा कद नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों को पीछे छोड़ते ये नौजवान एक अलग रास्ता, अलग एक पहचान
क्योंकि आज तक जितने भी ओलंपिक में मेडल आए हैं दर्शकों वो सिर्फ फ्री स्टाइल में, जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक, तमाम फ्री स्टाइल के हो, क्योंकि लड़कियों में ग्रीको रोमन होती नहीं। लेकिन उसके बावजूद इनके हौसले, इस प्रकार की जो बात आती है कि ग्रीको रोमन में हिंदुस्तान का स्तर इतना बड़ा नहीं रहा, उसके बावजूद आपने ग्रीको रोमन को चुना, तो इससे कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास में कमी तो नहीं है ना? ये हमारी कंपटीशन में हम लड़ते हैं, हमारा शरीर ग्रीको रोमन ये देखते थे हम, ग्रीको रोमन में अच्छी प्रैक्टिस करते थे, हमारा शरीर ऐसे कर रहा था ग्रीको रोमन करना है और इसी में मेडल देना है, इस देश को इसी में मेडल देंगे तो जब ये हमारी वैल्यू होगी। फ्री में तो लगभग हमारी इंडिया की टीम टॉप में रहती है, अब ग्रीको में भी हम ऐसे सोच रहे हैं टॉप में लेके आना है, इसके लिए हम मेहनत करते हैं ग्रीको में भी। बस हमारा यही टारगेट है, अब ग्रीको को भी ऊंचाई पर चढ़ाना है, इंडिया की ग्रीको को भी ऊपर लेके जाना है। आपका आदर्श कौन है, रोल मॉडल किसे मानते हैं भाई आप? आदर्श हमारे कोचेज हैं, जो रणवीर ढाका जी हैं हमारे सीनियर कोच हैं, ये हमारे जो 4-5 कोच हैं हमारे, ये सभी हम इनको आदर्श मानते हैं। सुबह शाम हमारे ऊपर टाइम देते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं और इनसे ही हमें सीख मिलती है। सुबह शाम इनके हम आदर्श मानते हैं, जो हमारी मेहनत कराते हैं सुबह कोचेज हमारे। भाई बहुत बड़ी बात की है पहलवान ने, जो इनके कोचेज, उनके प्रति इनका समर्पण और इनके प्रति एक श्रद्धा, बहुत ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अब तक आप कितनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया भाई आपने? मैंने 3 बार किया है, मैंने इंडिया को, मैंने 3 बार, 2 बार तो मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है और 1 बार एशिया चैम्पियनशिप खेली है। एशिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। भाई 3 बार हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अभी जो नेशनल गेम 7 साल बाद हुए, 2015 के बाद 2022 में 2 साल कोरोना की वजह से, और उसमें जो मेडल लेकर के आया पहलवान, बहुत बड़ा मेडल इसे हम कहेंगे, सिल्वर मेडल। सुनील भाई आपने अब तक इंडिया को कितनी बार रिप्रेजेंट किया है, कितनी बार विदेश में गए, याद है कुछ? 40 के लगभग जाए। देखो भाई 40 के करीब, चाहे वो कैंप की बात हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, 40 बार हवाई जहाज में बैठ के हिंदुस्तान के लिए खेलने जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। विदेशों में जो आपके मेडल आए उनके बारे में एक बार थोड़ा दर्शकों को बताएं, कौन से मेडल अभी किस आयु वर्ग में आपके आए? मेरा सीनियर एशिया में फर्स्ट है, एक बार सेकंड है, एक बार थर्ड है, और जूनियर में 3 बार थर्ड है एशिया में, और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में फर्स्ट हूँ। 2017 में हुई थी साउथ अफ्रीका, अब की बार हुई गोनिया कोरोना की, और एक बार रोम रैंकिंग में सेकंड था, वर्ल्ड रैंकिंग में एक बार तुनिसिया फर्स्ट था जी, और कैडेट एशिया में भी सेकंड था एक बार। भाई देखो अनेक विदेशों से मेडल, सीनियर की मैं बात करूँ तो 3 एशिया के मेडल, 1 गोल्ड, 1 ब्राउन्स, 1 सिल्वर, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ और जूनियर, सब जूनियर में हर आयु वर्ग में इस पहलवान ने देश को मेडल दिया है। और अंडर 23 की बात हो, अंडर 20 की बात हो, कोई आयु वर्ग ऐसा नहीं जिसमें सुनील पहलवान डबरपुरिया जो मेहर सिंह अखाड़े में पहलवानी करते हैं देश के लिए मेडल ना जीते। और इतने मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी की प्रतिभा पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। और जो सपना ये दोनों पहलवान लेकर के एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोनों पहलवानों के लिए मेरी तरफ से, तमाम कुश्ती प्रेमियों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान इनको स्वस्थ रखे और वो दिन दूर नहीं जब देश के लिए वो बड़ा मेडल, एशियन गेम्स का ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा मेडल कहा जाता है, उसके लिए जो तैयारी करें, उसके लिए दोनों पहलवानों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस बात की भी इन पहलवानों को परवाह नहीं की, ग्रीको रोमन जिसमें पैरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, दाव लगाते समय केवल हाथों के इस्तेमाल से, पैरों को इसमें टच नहीं किया जाता। और ये पहलवान, क्योंकि आज तक मैं बता रहा था आपको, एशियन गेम में 2 मेडल हैं, एक पप्पू यादव का 1990 में और एक रविंद्र ढिल्ले का 2010 में। इसके अलावा हिंदुस्तान की जोड़ी में ग्रीको रोमन में इतनी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक वर्ल्ड में मेडल भी है संदीप तुलसी यादव का 2013 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो देश के लिए एक मेडल वो है। अगर इन 3 मेडलों को छोड़ दे तो ग्रीको रोमन में हिंदुस्तान के पहलवानों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद इन पहलवानों का जोश और उत्साह और कुश्ती के प्रति इनका समर्पण और तमाम चीज़ों से बेपरवाह होकर के ये देश के लिए ओलंपिक में और एशियन गेम अभी जो अगले साल होने हैं उसमें देश के लिए मेडल के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक इनको भी, इनके माता पिता को भी, इनके कोचिज को भी। भाई सुनील एक बात बताओ, जो कुश्ती में आजकल पहलवान डोप के साथ साथ नशे का भी सेवन करने लगे,
आपके जो जूनियर भाई हैं और जो युवा कुश्ती माना चाहते हैं उनको आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँ, जो भी भाई नशा करा है, जो गेम करा है वो नशा करा नहीं गा, क्योंकि दोनों टाइम पसीना बहा होगा तो उसको दिन में और रेस्ट चाहिए। फिर जो गेम नहीं करता वो ही नशा करेगा, जो प्रैक्टिस सही चीज़ ला के नहीं करता। और जो प्रतिबंधित दवाएं ले लेते हैं जल्दी जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस के चक्कर में, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उनसे यही अपील है, देसी डाइट खाओ, देसी दही, सब देसी दही लंबा चलेगा। ये तो थोड़े दिन के है, नहीं तो जल्दी बैठ जाए फिर उल्टा ही। अच्छा पहलवान, आप एक बात बताओ, जो ये नशा करने लग गए पहलवान और प्रतिबंधित दवाएं लेने लग गए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बस यही है, दवा लेने से तो साल भर चल सकता है। जो उसका टारगेट है, वो जो ओलंपिक में मेडल लेके आना के टारगेट है, वो नहीं रहेगा उसका। जो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, एक बार शरीर को उठा देती हैं, फिर नीचे डाउन मार देती हैं, फिर उसकी वो एक बार तो कंपटीशन में दिखता है, फिर वो पूरी ज़िंदगी नहीं दिखता कहाँ पे रहता है कहाँ पे नहीं, वो फिर ऐसे ही चला जाता है। एक बार प्रोग्रेस दे के फिर वो डाउन दे देता है सारा शरीर को, और फिर वो रिजल्ट नहीं दे नहीं पाता जो लंबा रिजल्ट देना है उसको। और जो नशे का भी सेवन करने लगे पहलवान, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि खिलाड़ी से तो ये चीज़ें बहुत दूर थी, लेकिन अब कई जगह से खबरें आई कि भाई बहुत बुरा नुकसान खिलाड़ियों को हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, गेम वाले को तो ज़्यादा नशा करना ही नहीं चाहिए। गेम इसलिए ही कराते हैं शरीर स्वस्थ रहे और बॉडी फिट रहे। गेम क्या महत्व क्या है, गेम खेलो और फिट रहो। नशे में बढ़ोगे तो नशा तो शरीर को डाउन नहीं करेगा, नशा नुकसान करेगा और घर परिवार को भी नुकसान होगा और अपने देश को भी सारा नुकसान होगा। जो गेम में रहते हैं उसको तो नशा करना ही नहीं चाहिए। भाई दोनों पहलवानों का क्लियर कहना कि भाई जो डोप लेगा उसका खिलाड़ी जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं इस डोप में। और उसके अलावा जो नशा करते हैं उनसे भी अपील है भाई नशा ना करें, अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने परिवार का, अपनी संस्था का नाम खराब ना करें, तो नशे से दूर रह करके अपनी पहलवानी करें। भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरु मेहर सिंह अखाड़े के कुश्ती प्रशिक्षक जो हरियाणा खेल विभाग में तैनात हैं, अपने समय के नेशनल स्तर के, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी के न केवल मेडलिस्ट बल्कि दंगलों में भी पूरे उत्तरी भारत में पहली दूसरी तीसरी छुट्टियों पर बड़ा ही शानदार खिलाड़ी जीवन रहा है रवि अहलावत जी। रवि कोच साहब हमारे साथ हैं। कोच साहब पहले तो हमारे दर्शकों को नमस्कार करो। और अभी जो ये नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। अभी जो ये 5 मेडल आपके अखाड़े के इसमें नेशनल गेम जो 7 साल बाद हुए, 4 साल बाद हुए, वैसे कोरोना की वजह से लेट, क्योंकि नेशनल गेम में मेडल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहाँ वजन भी घट के 10 से 6 रह जाते हैं, प्रतियोगिता बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। और इसमें जो परफॉर्मेंस आई आपके सेंटर की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये परफॉर्मेंस आई ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे श्री रणबीर ढाका जी का है। वही हमारे सीनियर कोच हैं, जो उनके आदेश, जो उनके रूल रेगुलेशन, उनकी वजह से ये 5 मेडल आए हैं। अच्छा कोच साहब, अभी जो 13 तारीख को स्पेन के अंदर अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, उसमें भी आपके 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि 3 का मतलब 10 में से 3, 33% में ये गुरु मेहर सिंह अखाड़ा, रोहतक का अखाड़ा और बाकी में पूरा देश। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये स्पेन के अंदर जो पहलवान जाएंगे, हमें इनसे बड़ी उम्मीद है ये वहाँ से गोल्ड ही लेके आएँ, और ये सारा श्रेय भी ढाका साहब को ही जाता है जी। चलो रोहित कोच साहब, बहुत बढ़िया बात की। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, ग्रीको रोमन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें इस अखाड़े के पहलवानों का, चाहे अंडर 23 की बात हो, सीनियर की बात हो, सीनियर में भी यहाँ से कितने बच्चे गए थे सुनील भाई? सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बच्चों का सिलेक्शन होना, 10 में से 4, ये भी 40-60 में आ गया, फिर 60 में पूरा देश, 40 में अकेला ये अखाड़ा। लेकिन फ्री स्टाइल में कहीं ना कहीं हमको सब थोड़ा सा पिछड़ते जा रहे हैं, वो चीज़ अब नहीं जो पहले होती थी। इसके बारे में आप की क्या तैयारी है और किस प्रकार बच्चों का पिछड़ने का क्या कारण रहा है? देखिए, फ्री स्टाइल में कुछ सीनियर बच्चे थे, वो अब नौकरी लग गए, उन्होंने थोड़ा मिस कर दिया, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं भाई। अभी भी हमारे ये रैंकिंग हुई है, इसमें 7 मेडल आए हैं फ्री स्टाइल में। सीनियर की नेशनल की रैंकिंग थी नहीं, अभी जैसे मान लो
स्पेन में अंडर 23 में टीम जा रही, इसमें फ्री स्टाइल में एक भी बच्चे का ना होना थोड़ा ये चिंता का विषय है, क्योंकि सीनियर बच्चे नौकरी लग के पहलवानी छोड़ गई। ये एक परिवर्तन संसार का नियम, इससे कोई नहीं बच पा। लेकिन नीचे से अच्छी प्योद तैयार नहीं हो पाई, कारण कोई भी रहा हो, इसके बारे में कभी वो हमारे कोचिज हैं, जो भी हमारा अपना खुद का सेंटर है ये, इसके बारे में आगे चल करके ये परफॉर्मेंस और अब पाए, क्या तैयारी है आपकी? भाई हम लग रहे हैं भाई, और हमारा यही मकसद है। हम दिन रात मेहनत करके और नए प्योद है उनको तैयार करें और वो अपना मेडल ले आए भाई। चलो भाई, ये थे रवि कोच साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।